साथियों, ला जीएस बिहार वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे एक नया चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपियों का आगमन। सबसे पहले हम लोग इसको भूमिका देखेंगे कि भारत में जो यूरोपियों का आगमन होता था वो किस रास्ते के द्वारा होता था। वो रास्ता दो ही मार्ग हो सकता था। एक तो स्थल मार्ग हो सकता था, दूसरा जो हो सकता था वो जल मार्ग हो सकता था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्थल मार्ग आखिर वो कैसे कैसे होकर गुजरता था। स्थल मार्ग जो कि उत्तर पश्चिम के सीमा को पार कर वो स्थल मार्ग के द्वारा भारत में प्रवेश कर सकते थे। वो स्थल मार्ग कैसे कैसे आते थे। वो सबसे पहले तुर्की, फारस, ईरान, इराक होते हुए अफगानिस्तान पहुंचता था। फिर अफगानिस्तान से भारत में प्रवेश कर सकता करता था। वो जो भारत में प्रवेश करता था उसी के रास्ते आप देखे होइएगा, पढ़े होइएगा, खैबर दर्रा, जिसे सिकंदर भी भारत में प्रवेश करता है। मोहम्मद गौरी भी आता है खैबर दर्रा के रास्ते। बाबर भी आता है उसी के रास्ते। नादिर शाह भी उसी के रास्ते आता है। अहमद शाह अब्दाली भी खैबर दर्रा के रास्ते होते हुए भारत में प्रवेश करता है। जो दूसरा अब हम लोग देखेंगे वो है, इसमें खैबर दर्रा जो है, खैबर दर्रा ही भारत में आने का रास्ता नहीं था, उसमें और भी दर्रे थे, लेकिन अधिकांश जो आए इसमें, जितने भी जो शासक आए वो विदेशी, वो खैबर दर्रा से ही होकर सबसे अधिक आए। इसमें खुर्रम दर्रा भी था, बोलन भी था, गोमल भी था। ये दर्रा ही दर्रा था जो भारत भारत में आने का रास्ता था। दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो रास्ता जल मार्ग देखेंगे कि जल मार्ग सबसे पहले जो भूमध्य सागर होते हुए काला सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी होते हुए अरब सागर होता हुआ भारत पहुंचता था। ये व्यापारिक मार्ग जो होता था ये 14वीं शताब्दी के मतलब शुरुआत अंतिम हो रहा था और 15वीं शताब्दी के मतलब शुरुआत हो रहा था। अरबों अरबों का प्रसार और प्रभाव बढ़ता गया। जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ते गया वैसे वैसे 1453 में उस्मानिया सल्तनत कस्तूनिया, सुने होइएगा, जीत लिया और धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण और पश्चिम एशिया जो होता था, दक्षिण पूर्व यूरोप पर अधिकार का कर लिया। जिससे होता क्या है, इसमें बिल्कुल मतलब इनके आने का जो रास्ता था यही दो रास्ता था। उनमें सबसे पहले जो रास्ता आया, इस कारण यूरोपीय देशों का भारत और पूर्वी एशिया के देशों के व्यापार करने का जो जल मार्ग की खोज करने की आवश्यकता हुई, वो आवश्यकता बहुत उन लोगों के लिए जरूरी था। ये सबसे पहले यूरोप में जो इन लोगों का यूरोप में एक प्रकार से समझिए जो गरम मसालों के लिए दक्षिण दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर था। इसीलिए उनको नवीन जलमार्ग की खोज उनके लिए बहुत आवश्यक थी। भारत एक ऐसा देश था जो धनवान तो था ही, और जहां से वो गरम मसाले भी प्राप्त कर सकते थे। इसी कारण भारत से व्यापार करने की उनकी इच्छा मतलब काफी प्रबल थी। फिर 15वीं शताब्दी के अंतिम, जब जैसे 15वीं शताब्दी अंतिम हुई, कुछ भौगोलिक खोजों का संसार का मतलब विभिन्न देशों का व्यापारिक संबंधों पर गहरा धीरे धीरे प्रभाव पड़ते गया कि अब क्या होगा, अब इसकी खोज कैसे की जाए, संसार के अनेक देशों में आपसी संपर्क स्थापित कैसे किया जाए, कैसे हुआ, इसके बारे में उन्होंने प्रयास जारी किया। तो सर्वप्रथम जो देखा जाए प्रयास में, वो कोलंबस जो था स्पेन से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने चला था। लेकिन हुआ क्या कि 1492 में अमेरिका पहुंच गया। चला भारत खोजने और पहुंच गया 1492 में अमेरिका। इस प्रकार अमेरिका की खोज हो गई। दूसरा बात कि वहां से उसकी खोज हो गई। फिर बार्थोलोमियो जो डियास था, वो 1487 में आशा अंतरिप, जिसको हम लोग कहते हैं अफ्रीका का अंतिम किनारा था,
जिसे उसने तूफानी अंतरिप यानी कैप ऑफ गुड होप कहा जाता था, वहां पहुंच गया था। उसके उसके 10 बरस के बाद 1497 में दूसरा जो पुर्तगाली कैप्टन वास्को डिगामा पुर्तगाल से चलकर इसी आशा अंतरिप को, जैसे कि उत्तर मासा अंतरिप भी कहते हैं, को पार करता हुआ आगे बढ़ा और पूरब की ओर बढ़ते हुए चल देता है। फिर वो अब्दुल मनीद नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक के सहायता से 20 मई 1498 को भारत में पश्चिमी तट स्थित वो रास्ते से पहुंचता है पश्चिमी तट पे। उसके बाद में उस बंदरगाह का जो नाम होता है वो सबसे पहले केरल में कालीकट पहुंच गया। वहां का जो राजा था वो था, भारत के लिए एक नया यूरोपीय समुद्री मार्ग खोजा गया। इसे कैप ऑफ गुड होप मार्ग के नाम से जाना जाता है या नाम दिया गया। फिर भारत में यूरोप वासियों को आने का सर्वप्रथम जो वो रास्ता है, वो सबसे पहले भारत में प्रवेश पुर्तगाली करते हैं, उसके बाद डच करते हैं, उसके बाद अंग्रेज करते हैं, उसके बाद डेनिश करते हैं, उसके बाद फ्रांसीसी करते हैं। ये इनका श्रेणी क्रम रहता है। अब उसके बाद में पुर्तगाली जो सबसे पहले आता है वो 1498 में, फिर डच जो आता है 1595 में, अंग्रेज जो आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी अपना लेकर 1600 में, फिर उसके बाद में इन्होंने 1600 में आता है 1612 में सूरत में व्यापारिक चौकी स्थापित किया। फिर उसके बाद जो डेनमार्क आया 1616 में आया। फिर जो फ्रेंच कहिए या फ्रांसीसी बोलिए इसको 1664 में आता है। तो आइए हम लोग एक एक कर इसको देखते हैं कि सबसे पहले जो पुर्तगाली आया 1498 में, इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुर्तगाली को। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पुर्तगाली। प्रथम यूरोपीय जो था जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की वो था वास्को डिगामा, जो कि पुर्तगाली नागरिक था, पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अपना बेड़ा उतारता है यहाँ पे सबसे पहले कालीकट पर। वहाँ का जो राजा रहता है वो कप्पड़ डाबू नामक जो बंदरगाह था, सबसे पहले अपना बेड़ा उतारा, जहाँ की जो हिंदू शासक था वो शासक का नाम था जमोरिन, जो इसका बहुत जोरदार स्वागत किया, सौभावपूर्वक ढंग से उसका स्वागत भी करता है। किंतु जो कालीकट में पहले से बसे हुए थे अरब की जो व्यापारी थे, अरबवासी जो थे, पहले से ही ये व्यापार करते थे अरबवासी। जैसे वास्को डिगामा पहुंचता है, अजीमोरिन उसका स्वागत करता है। अब अरबवासियों को देखा नहीं गया, उनके साथ एक वैमनस्य समझ लिए, यानी दुश्मनी के तौर पर उसके दुश्मनी के निगाहों से देखते हैं कि ये कहाँ से चला आया। उसके साथ अच्छा रवैया, अच्छा व्यवहार नहीं अपनाते हैं ये अरब के जो व्यापारी होते हैं वास्को डिगामा के साथ। फिर वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल का जो शासक था डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। वह भारत से जब लौटने का समय हुआ तो लौटते समय जो मसाला अपने देश में लेकर जाता है उससे 60 गुना अधिक मुनाफा कमाता है वो अपने यहाँ। पुर्तगाली व्यापारियों का प्रोत्साहन भी मिला, जो लेकर गया तो यहाँ से कम दाम पर ले गया, वहाँ पर 60 गुना वो कमाया। उसके बाद से फिर 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान के रूप में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो 13 जहाज लेकर वहाँ चलते हैं और आते हैं। उसके बाद में फिर आते हैं अरब व्यापारियों के साथ इनका काफ़ी भीषण संघर्ष होता है, काफ़ी जोरदार इनका संघर्ष जारी रहता है। आपसी इन लोगों का भेद रहता है कि हमारा इस पर अधिकार हो जाए, हमारा अधिकार के लिए, अपनों के अधिकार के लिए वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। अरबों को उन्होंने पुर्तगालियों ने पराजित करने के लिए बाद में कैब्राल,
कन्नानौर शासकों के साथ मित्रता अपनाते हुए फिर अरब वासियों को क्षेत्रीय राजाओं और आपसी विवाद को लाभ उठाकर शक्तियों का संबंधित क्षेत्र में विस्तार करने लगा। और यही धारणा बाद में पुर्तगाली नीति का आधार बनी, जो वहाँ पर अस्थायी लोगों से मित्रता अपनाने के चक्कर में अरब वासियों को धीरे धीरे उन उन पर हावी होते गए और अपना अधिकार जमाते गए। फिर जो वास्को डी गामा 1502 में पुनः भारत आता है, दोबारा भारत आता है वास्को डी गामा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा जो दोबारा भारत आया वो फिर कब आया, तो 1502 ईस्वी में आया, एग्जाम में मिलेगा आपको देखने को। फिर उसके बाद में 1503 में पुर्तगालियों को कोच्चिन में पहले फैक्ट्री स्थापित की गई। ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने कहाँ पे फैक्ट्री अपना स्थापित किया था, तो कोच्चिन में किया था। कब किया था, तो 1503 में। फिर उसके बाद में 1505 में कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित करता है पुर्तगालियों ने। फिर उसके बाद में पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत, यूरोप और मध्य में होने वाले संपूर्ण व्यवहार का एकाधिकार का उद्देश्य 1505 से एक नई नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत 3 वर्षों के लिए गवर्नर का नियुक्त करना, अपना शासन पाठ चलाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे उन्होंने आगे की रास्ता निकालने लगा। सर्वप्रथम इस पद पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का चुना गया। वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आया था और तीसरी बार जो आया वो 5 सितंबर 1524 ईस्वी को पुर्तगाली वायसराय के रूप में आया और उसकी यहीं पर दिसंबर 1524 में ही कोच्चिन में मृत्यु हो जाती है। इसमें एक शब्द आया है फैक्ट्री, तो आइए सबसे पहले फैक्ट्री समझ लेते हैं कि फैक्ट्री किसे कहते थे। फैक्ट्री जो होता था, इसके नाम से भारत में यूरोप की कंपनियां के व्यापार केंद्र जाने जाते थे। यह नाम अंग्रेजी शब्द जो है फैक्ट्रस से निकला था, जिसका अर्थ व्यापारिक कंपनियों के अफसरों से था। जिन स्थानों पर खरीद बिक्री के लिए फैक्ट्रस रखे जाते थे उन्हें फैक्ट्री कहा जाता था। जो पुर्तगाली वायसराय था, आइए उसको एक बार देख लेते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था 1505 से लेकर 1509 तक भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया, जो कि वो एक के समुद्रिक नीति के संचालन किया था, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति कहा जाता है। दूसरा जो दूसरा जो आया इसमें अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसका शासनकाल 1509 से 1515 ईस्वी तक रहता है। ये पुर्तगाल का दूसरा जो है मतलब वायसराय था। इसका शासन 1509 से 1515 तक रहा, जो कि वायसराय बनकर तो आया, लेकिन अल्मीडा का जो ब्लू वाटर पॉलिसी था इसको बंद करवा दिया। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने बंद करवा दिया, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बंद करवा दिया। फिर 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर का जो शासक था वो यूसुफ आदिल शाह था, उससे गोवा छीन लिया। तो फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा मतलब जो छीना था वो कौन, मतलब पुर्तगाली वायसराय छीना था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने उसे छीना था। उसके बाद में यहाँ से पुर्तगाली साम्राज्य का नींव पड़ता है। जैसे ही मतलब उसके हाथ में गोवा आता है तो वो अपना वहां पर नींव डालता है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक जो है संस्थापक माना जाता है। फिर विजयनगर का जो साम्राज्य था, शासक था, वो कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत दे दी। वो बोला कि आइए और यहाँ पर दुर्ग यानी कंपनी का जो किला होता था वो वहाँ पर एक प्रकार फैक्ट्री दुर्ग बनाने का वो
ऑर्डर दे दिया कि आइए यहाँ बनाइए। फिर वो गया और वहाँ पर अपना फिर जो है वो बनाता है अपना दुर्ग। फिर अल्बुकर्क ने जो पुर्तगाली आए हुए थे, देखिए कितना चालाक था वो। फिर वो अपने पुर्तगालियों को वो कहता है कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहन देता है कि जो भारतीय स्त्रियों से विवाह करेगा हम उसको किला का ये बना देंगे, कोई पोस्ट होता था ये दे देंगे और ये अधिकारी दे देंगे। फिर उसके बाद में नीनो डी कुन्हा, जिसका मतलब शासनकाल 1529 से लेकर 1538 ईस्वी तक रहता है। अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय था, वो 1530 में कोच्चिन की जगह गोवा का पुर्तगालियों की राजधानी बनाया और सेंट टोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई। नीनो डू जो कुन्हा था, वो गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या कर वसीन जो 1534 व दीव 1535 पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, यानी अपना कब्जा जमा लिया उस पर। फिर धीरे धीरे पुर्तगालियों का हिंद महासागर में होने वाला व्यापार फिर उनका एक अधिकार हो गया। फिर वो अपना उस पर अधिकार जमा लिए, जिसको कार्टेज प्रति लागू होने लगा। एक प्रकार का लाइसेंस था उनके पास, लाइसेंस मतलब बहाल कर दिए। यदि कोई देश का व्यक्ति अपने जहाज को किसी एशियाई देश से भेजना चाहता था तो उसे कार्टेज लेना आवश्यक था, मतलब कार्टेज एक लाइसेंस लेना। जैसे अभी के तौर पर आप गाड़ी चलाइएगा तो देखिएगा आपके लिए ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। उन्होंने अपना समुद्री इलाकों में वहाँ पर हिंद महासागर में कार्टेज पद्धति लागू कर दिया कि जो भी इस रास्ते से जाएगा वो हमसे लाइसेंस लेगा। ऐसे उन्होंने किया। फिर होता क्या है कि निर्धारित शुल्क देना पड़ता। फिर अकबर ने भी समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज स्वीकार कर लिया था। फिर उसके बाद पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी पर, फिर पुर्तगालियों ने, देखिए कितना होशियार था, फारस की खाड़ी पर हरमुज हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित कर दी। वहां पर अपना सेनाओं को लगा दिया कई जगहों पर, फारस की खाड़ी में, हरमुज में, हिंद महासागर में। फिर उसके बाद भारत का जो जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। फिर उसके बाद पुर्तगालियों के जो आगमन होता है भारत में, फिर उसके साथ उन्होंने पुर्तगाली ने तंबाकू अपने साथ लेकर आते हैं, वहाँ से आलू लेकर आते हैं, टमाटर की खेती करते हैं यहाँ पर, जहाज का निर्माण होता है, प्रिंटिंग प्रेस का भी शुरुआत होता है, स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। फिर भारत में पुर्तगालियों का जो साम्राज्य का पतन का कारण बनने लगा धीरे धीरे, क्योंकि जब व्यक्ति को जाने का होता है तो आदमी या कोई भी व्यक्ति या कोई राज बहुत अति करने लगता है। फिर उसके बाद इनके साथ धार्मिक कारण बन गया, अहिंसुणता हो गया, धार्मिक अहिंसुणता हो गया। उसके बाद में भारतीय व्यापारियों संग लूटपाट करने लगे, भारतीय व्यापारियों संग लूटपाट करने लगे, समुद्री से इलाके से जो अपना हिंद महासागर यहाँ पर बैठा रखे थे, हरमुज और खाड़ी में जाते थे, तो उसके बाद में जहाज ही लूट लेते थे ये लोग। उसके बाद से भारतीय महिलाओं संग इन्होंने वैवाहिक नीति आदि के मराठों व मुगलों द्वारा विरोध किए जाने का फिर नीति अपनाया गया। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों के हुगली से भगाया। फिर पुर्तगाली ने 1661 ईस्वी में पुर्तगाली जो है वो राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गया। अब देखिए कितना होशियार था, ये तो शादी कर लिया, भारत में था ही, वो दोनों विदेशी भारत देश को ही, मतलब जो आज के समय में, उस समय बम्बई हुआ करता था, अभी के समय में जो महाराष्ट्र क्षेत्र है, मुंबई है, ब्रिटिश को उसको दहेज के रूप में दे दिया। और उसके बाद में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए के ब्रिटिश कंपनी को भी दे दिया। देखिए ये दोनों आपस में विवाह करते हैं और इंडिया को मतलब ये दहेज के रूप में दे देते हैं एक दूसरे को। उस ये कितना, आज से 100-200 साल पहले कितना चालाक थे, तभी तो इन्होंने भारत पर अपना स्थापत्य जमा रखा था, राज कर रहा था। फिर पुर्तगाली में शामिल हो जाने के स्पेन सरकार के कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ता गया, जिससे पुर्तगालियों का उपनिवेश संबंधी गतिविधियां पश्चिम के तरफ उन्मुख हो गई। फिर उन्होंने पश्चिम के तरफ, अपने देश के तरफ लौटने लगे। वो पुर्तगालियों का ये भी है, सबसे पहले आए और सबसे बाद में भी गए। आज भी देखिएगा
ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, इसकी आज जो भी हुआ इसका भूमिका उमका हुआ, उसके बाद में भारत में यूरोपियों का आगमन का भूमिका हुआ, जिसमें हम लोग पुर्तगाली उर्तगाली देखे। फिर उसके बाद में हम लोग जो डच देखेंगे, ब्रिटिश देखेंगे। जो भी बचा है उसको हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए इसके, और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार।